वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरतीब पाकिस्तान क्यों डिफ़ॉल्ट करेगा? इसहाक डार का मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की गर्दान करने वालों से सवाल। कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है। साबित कर सकता हूं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का रोना रोने वाले किसके लिए काम कर रहे हैं? मुश्किल हालात ज़रूर हैं मगर डिफ़ॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं। संगीन मसाइल हैं लेकिन हमें उनका हल निकालना है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है। वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। और अगर हम मिलके इंशाल्लाह अभी भी करेंगे, फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस। आप उनकी बात सुने, आप डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनीबॉडी इनटू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है। साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये माजी का पाकिस्तान नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने स्टॉक एक्सचेंज से तकरीब में खिताब करते हुए ये सारी बातें की हैं। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी ने। बहुत मशकूर हैं सर आपके कीमती वक्त के। क्या कहेंगे? वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर बात इसहाक डार के गुस्से, चिल्लाने, शोर मचाने और इन तमाम चीजों का इल्जाम सिर्फ अपोजिशन पर धरने से ठीक होती तो मैं समझता हूं इसहाक डार सब ठीक कह रहे हैं। कोई शख्स ये नहीं चाहता जो पाकिस्तान से प्यार करता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। लेकिन इसहाक डार साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं कि ये जो सैकड़ों कंटेनर्स मुख्तलिफ इंपोर्ट आइटम के कराची पोर्ट पर फंसे हुए हैं, ये जो छोटा ट्रेडर और इवन बड़े इंपोर्टर भी एलसीज खुलवाने से कासिर हैं, मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज रोज नीचे गिर रही है, लोगों का अरबों रुपए का सरमाया डूब रहा है, पाकिस्तान में लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स, जो बिलखुसूस मैं सोयाबीन का जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री के लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। आप आज सिर्फ पोल्ट्री मीट का रेट मालूम करें तो ये बातें करने से मुल्क आगे नहीं जाएगा। आज से 9 माह पहले जहां मुल्क खड़ा था, इन्होंने सिर्फ 9 माह की कलील मुद्दत में अपने शौक की भेंट इसको चढ़ा दिया और पूरे मुल्क का ये हाल है कि आप छोटे ताजिर से पूछें, आप मजदूर से पूछें, आप तनख्वाहदार तबके से पूछें, आप किसान से पूछें, हर शख्स के झोली फैली हुई है और इनके लिए बद्दुआएं हैं। मैंने डार साहब को सुना है, इनका रवैया, इनका गुस्सा, इनके चेहरे के तासुरात देखे जैसे ये खुदा न खास्ता किसी दुश्मन मुल्क पर हमलावर हो। ये इस तरह से चिल्लाने से, इस तरह से शोर मचाने से, इस तरह से जज्बाती बातें करने से मुल्क ठीक नहीं होते। मुल्क ठीक होते हैं मुल्क को तरजीह नंबर 1 देने से, प्रायोरिटी नंबर 1 करने से ही मुल्क के हालात ठीक होंगे। नदीम कुरैशी साहब, क़ता कलामी की माजरत आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। माजी का किस्सा आज भी वज़ीर ख़जाना ने भी छेड़ा और शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे कि मुल्क में जितना कर्जा लिया गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पीटीआई की हुकूमत में लिया गया। बहरहाल माजी में जो कुछ होता रहा, हाल का उससे इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, हाल का मुस्तकबिल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप लोगों को असम्बली में बुलाने की बात की जा रही है, क्या हवाएं हैं, क्या आप लोगों के दरमियान गुफ्तगू है इस बात में? देखिए, मैं नहीं समझता कि मौजूदा असम्बलीज अवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर रही हो इस वक्त पर, जिस वक्त में एक चलती हुकूमत को
ایک ایسی حکومت کو جس کو 2018 میں لوگوں نے منتخب کیا ہو اور یہ 13 جماعتیں یہ رونا روتی رہی ہوں کہ یہ تو جعلی انتخابات تھے, یہ تو اسمبلیز جعلی ہیں, پھر انہی اسمبلیز میں کچھ لوگوں کو خرید کر, ان کے ضمیر خرید کے اپنے ساتھ جوڑ کر ایک بھانمتی کا جو کنبہ اکٹھا کیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ اسمبلیز عوام کی توقع پہ پورا اتر سکیں گی, اور پھر 9 ماہ میں آپ نے دیکھا ہر آنے والا دن پاکستان کو پیچھے لے کر جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا اسحاق ڈار صاحب کو اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں ان کو مفتاح اسماعیل صاحب کی اسٹیٹمنٹ دکھاتا, میں ڈان میں لکھے جانے والا مفتاح اسماعیل کا کالم ان کو پیش کرتا کہ دیکھیں یہ آپ کے وہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں جو 2 ماہ پہلے آپ کی یہاں جو دبنگ آمد تھی لندن سے, جب آپ نے فرمایا تھا کہ جی ڈار آ گیا اور ڈالر ڈر گیا, اب یہ ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں ہے. تو یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے اس قوم کو سب کچھ بتایا ہے. آپ پہلے صرف قوم کو بھاشن دینے کی بجائے اپنے ذاتی دوست کو, اپنے ساتھی کو, اپنے ایک بڑے اہم ٹیم ممبر کو جو نواز شریف اور شہباز شریف کے بڑے قریب ہے مفتاح اسماعیل, ان کو قائل کر لیں, اور بجائے باتیں کرنے کے, بجائے پریس کانفرنس سے کام چلانے کے. یہ پہلی میں نے گورنمنٹ دیکھی ہے پچھلے 40 سال میں جو پریکٹیکلی ڈیلیور کرنے کی بجائے ندیم صاحب صرف میڈیا مینجمنٹ پریکٹیکلی اگر چیزیں کرنے کی بات ہے تو یہ جو اسمبلی میں جانے کا معاملہ ہے اس کا معیشت سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کو ایسی شرائط کا سامنا ہے کہ سیاسی استحکام بھی ضروری ہے, کیا چاہے مگوئیاں ہیں پارٹی میں؟ دیکھیں سیاسی استحکام کا صرف ایک حل ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد ایک شفاف انتخابات ہو جائے. سیاسی استحکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کر ملک کا دیوالیہ کر دیں. یہ پاکستان کے تاجر کو, پاکستان کے ٹریڈر کو, پاکستان کے کاشتکار کو, پاکستان کے عام آدمی کو مہنگائی کی بھٹی کے حوالے کر دیں. اس قدر لاقانونیت ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے کہ سویابین انہوں نے کیوں اسٹک کی ہوئی ہے کراچی پورٹ میں, جو پاکستان کے جو خوردنی آئل کی ضرورت ہے, جو پاکستان میں پولٹری فیڈ کے لیے جو ایک بڑا اہم پروڈکٹ ہے اس کو جو روکا گیا, تو کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے بھی کیوں یہ پالیسیز بنا رہے ہیں. اگر انہی اسمبلیز میں ہم نے بیٹھنا تھا تو ہمیں یہ پچھلے 9 ماہ پاکستان کی عوام سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت تھی. کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں ہماری سیاسی سٹرگل میں. عمران خان صاحب خود زخمی ہوئے ہیں, وہ اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے. پاکستان کے لوگوں نے ان کو جس طرح سے پذیرائی دی, اور پھر 17 جولائی کو اور 16 اکتوبر کے بائی الیکشن ہوئے دوران وہاں پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کے ذریعے بھی کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور میں ان کی منت کروں گا ڈار صاحب کی, تو خدا کے لیے اس قوم کی جان چھوڑ دیں, اپنے شوق کی بھیٹ نہ اس ملک کو چڑھائے. اقتدار کے بغیر آپ سب لوگ بیمار تھے, ہم آپ کی تصاویر دیکھا کرتے تھے وینٹیلیٹر پہ, ہاسپٹل کے بیڈ پہ, شہباز شریف کی, آپ کی, شرجیل میمن کی, آصف زرداری کی. آج آپ سب لوگ ہٹے کٹے, اچھلتے کودتے, کبھی بیرون ملک ہے, کبھی اس ملک کے مختلف حصوں میں موج مستی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے, پاکستان کے حالات بہتر ہے. پاکستان کا عام آدمی آپ سے کوشچن کرتا ہے, 77 رکنی کیبنٹ بنا کر آپ غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں. ابھی یکم آئے گی, یہ بجلی کے بل بموں کی طرح لوگوں کے گھروں پہ گریں گے. پاکستان کا عام آدمی جس قدر اس 9 ماہ میں پریشان ہوا ہے, اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اور یہ ملبے عمران خان پہ ڈالنے سے ان کی بات نہیں بنے گی. لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان نے انہیں ہیلتھ کارڈ دیا تھا, 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کور دیا تھا. لوگوں کو معلوم ہے عمران خان نے احساس پروگرام کے ڈفرینٹ کمپوننٹ کے ذریعے معاشرے کے مختلف محروم طبقوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا اور ان کو نارمل زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا. لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان نے ہر صورت اس ملک میں جو انفراسٹرکچر تھا, جو یہاں جو آبی ذخائر تھے, ان میں لوگوں کو سپورٹ کیا اور آبی ذخائر بنانے کے کام کا آغاز کیا. لوگوں کو معلوم ہے کہ کووڈ میں عمران خان ان کے ساتھ کھڑا تھا, عمران خان کی حکومت کھڑی رہی. آج یہ جو باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں, لوگوں کو یہ بھاشن دے رہے ہیں, کوئی شخص ان کا یقین نہیں کرے گا. یقین کرے گراؤنڈ پہ موجود جب چھوٹا امپورٹر, جہاں پاکستان تو انہوں نے یہ 40 سال اقتدار میں رہے ہیں نا, انہوں نے 40 سال اس ملک کو دنیا کے لیے ایک منڈی بنایا ہے. ایکسپورٹس کا تو پلان نہیں تھا ان کا پلان تھا پاکستان امپورٹ کرے گا, ہم کمیشنز لیں گے دنیا کی منڈیوں سے, ہم اس سارے بزنس ٹریڈ کا ہم کمیشن ایجنٹ ہیں, بروکرز ہیں. تو ان بروکرز نے اس ملک کو جب منڈی بنا دیا دنیا کے لیے کہ یہاں صرف امپورٹ ہو گیا, اب وہ امپورٹ ہو نہیں پا رہی ڈالر نہ ملنے کی وجہ سے. اب یہ الزام دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں. تو ان کو کس نے کہا تھا کہ چلتی حکومت کو گرائیں؟ یہ ہمیں پروسیس پورا کرنے دیتے, اپنی مدت پوری کرنے دیتے, پاکستان کی عوام فیصلہ کرتی. اور میں سمجھتا ہوں, اور میں سچ نیوز کے توسط سے یہ ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا.
मुल्क का आम आदमी और गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। इस हुकूमत के आ जाने के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत हो गई। रहनुमा पीटीआई असद उमर का दावा, कहते हैं अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सप्लाईज की कमी होना शुरू हो गई। सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क को मजीद कितना तबाह करेंगे ये लोग। हुकूमत को हटाकर तवील अरसे का टेक्नोक्रेट सेटअप बनाना अहमकाना सोच है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क में सियासी बहरान सबसे ज्यादा इमरान खान को रोकने के लिए स्कीमें बनाना मुल्की मफाद को पसे पुश्त डालने के मुतरादिफ है। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। हम इस किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत से मज़ाहमत करेंगे। संगीन माशी हालात कौमी सलामती का मसला बन गए हैं। जिस मुल्क में ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो जाए वहाँ सरमायाकारी खाक होगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के फिर ट्वीट में सियासी हरीफों पर वार लिखा। 13 पार्टियां और उनके हमनवा इमरान खान को ज़बरदस्ती धमकी से असम्बली बुलाकर माशी तबाही में शरीक करना चाहते हैं। मशरिक और मगरिब दोनों तरफ सरहदों पर हालात ख़राब हो रहे हैं। जो गैर मुल्की साजिश के ज़रिए हम पर फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं, केयर टेकर सोच विचार शुरू हो गई है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इलेक्शन को लेकर फिर वफाक की जानिब लफ्जी तोपों का रुख। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत इंतखाबात से राह फरार के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। इस्लामाबाद के इंतखाबात बहाने से मुलतवी कराए गए। खदशा है कि कराची के भी इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में यही लोग कहते थे कि असम्बलियां तहलील करें और इलेक्शन कराएं। सिंध हुकूमत कराची को एक एडमिनिस्ट्रेटर से चलाना चाहती है। मईशत तबाह हो चुकी। इसहाक डार को मईशत का जादूगर समझा जाता था। उनके कदम रुकने से मईशत कहां से कहां चली गई। इनके कदम रखने से इकॉनमी कहां से कहां चली जाएगी। और बात बिल्कुल ठीक है, इनके कदम रखने से इकॉनमी कहां से कहां चली गई है। और इन्होंने जितना बेड़ा गर्क करना था इकॉनमी का कर लिया। अब तो मजीद पैसा ही नहीं है बेड़ा गर्क करने के लिए। अब तो ऑटो पे लाइन पे लग गया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, साबित हो गया कि इससे ज़्यादा निकम्मा और नाकारा आदमी कोई दूसरा नहीं है पाकिस्तान में। फैसला ही नहीं कर सकता। कभी बड़े भैया से पूछूंगा, कभी किसी और से पूछूंगा। हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि हम सब ममालिक के साथ बशमूल हिंदुस्तान, बशमूल ईरान, बशमूल अमेरिका, चाइना, यूरोप, हम सब के साथ चलें। लेकिन पाकिस्तान के मफाद में, जहाँ पाकिस्तान का मफाद कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेरा पाकिस्तान सबसे पहले होगा मेरे लिए। बाद में अमेरिका होगा, बाद में चाइना होगा, बाद में हिंदुस्तान होगा, बाद में ईरान होगा। और रहनुमा पीटीआई मुजम्मिल असलम ने भी मुल्क दिवालिया होने का दावा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के रिजर्व सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गए हैं। 1 से 2 माह में रिजर्व खत्म हो जाएंगे। दिवालिया की निशानी है कारखाने बंद, वक्त पर अदायगी ना की जाए। हर हफ्ते आधा अरब डॉलर खर्च होता है। और क्या इलेक्शन करवाने, कानून और आइन बनाने से जमहूरियत आ जाती है? पीपी रहनुमा कमर उज़्ज़मा कायरा का सवाल। इदारे खड़े करने और इमारतें बनाने से जमहूरियत नहीं आती। दुनिया में जहां जमहूरियत आई वहां माशरे तब्दील हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के आइन और कानून बनाने में वकला बरादरी का अहम किरदार रहा है। शहर इक़्तिदार में एक और अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कई अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने किसान पैकेज को तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी हैं। कहा कि हमें हर हाल में पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के शुरका को हिदायत की कि ज़रई शोबे की तरक्की पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदम, कपास, कनोला और जैतून की काश्त और पैदावार पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। किसानों को दालों समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों की फराखमी यकीनी बनाई जाए। इजलास को बताया गया कि किसान पैकेज पर अमल दरामद के लिए नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम, छोटे किसानों के लिए सूद पर छूट और सैलाब से मुतासरा इलाकों में छोटे किसानों को बिला सूद ज़रई कर्जे फराहम करने के सिलसिले में स्टेट बैंक नोटिफिकेशन के जरिए बैंक्स को हिदायत जारी कर चुका है। रवा माली साल में नवंबर तक 664 अरब के ज़रई कर्जे किसानों में तकसीम किए
کیے جا چکے ہیں جو گزشتہ مالی سال کے اس عرصے کے مقابلے میں 36% زیادہ ہیں۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار، وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق چودھری طارق بشیر چیمہ، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر صنعت سید مرتضی محمود سمیت متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اور کپتان کی کھلاڑیوں قومی اسمبلی کو گڈ بائی کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے وفد کی آج ملاقات متوقع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی استعفوں کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے آج ملاقات متوقع ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے ارکان اسمبلی کے استعفوں پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملنے والے پی ٹی آئی کے وفد میں شاہ محمود قریشی، عامر ڈوگر، اسد عمر، اسد قیصر اور پرویز خٹک شامل ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے اپنے ارکان کے استعفوں کی تصدیق کا لائحہ عمل طے کرے گا۔ ڈالر کے سامنے روپے کی پسپائی، امریکی نوٹ نے پھر لگا لی چھلانگ، ہرا نوٹ مزید مہنگا بکنے لگا، روپیہ بیچارہ اپنی کمائیگی پر نادم سا ہو کر رہ گیا۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 35 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 226 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ ڈالر کی پھر اونچی اڑان، روپیہ اپنی بے قدری پر ہوا پریشان، امریکی ڈالر کا بلندی کا سفر آج بھی نہ رکا، روپے کو پیچھے دھکیل کر مزید آگے بڑھ گیا۔ انٹر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت مزید بڑھ گئی، گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قدم بھی کاروباری دن کا آغاز ہوتے ہی الٹے پڑنے لگے۔ پی ایس ایکس کے 100 انڈیکس میں کاروبار کا منفی رجحان سے آغاز ہوا، جس کے بعد سرمایہ کاری کرنے والوں کا اعتماد بھی ٹوٹنے لگا اور حصص کی خرید و فروخت میں کمی آنے لگی۔ بات کریں گے سیاسی خبروں کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی کمپنیوں کو منجمد کرنے کے معاملے پر چیئرمین نیب کے نام پر وصولی کے خلاف درخواست پر نیب سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف کے داماد اور بیٹی کی کمپنیوں کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں نیب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دے کر جائیدادیں منجمد کر دی ہیں۔ احتساب عدالت نے منجمد جائیدادوں کا کرایہ چیئرمین نیب کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ احتساب عدالت سے جائیدادیں منجمد کرنے کے خلاف درخواست دی جو مسترد کر دی گئی۔ عدالت نیب کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عدالت نے نیب سے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کو دوست فرا شہزادی کی نیب نوٹسز کے خلاف متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نیب بدنیتی کی بنیاد پر نوٹسز جاری کر رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف نیب نے کیسز ختم کر دیے۔ نیب کو ہراساں کرنے کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ نبیل نقوی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نبیل، ڈیٹیلز دیجیے گا۔ جی بالکل، سابق خاتون اول بشرا بی بی کی دوست فرا شہزادی کی نیب نوٹسز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے، جبکہ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نیب بدنیتی کی بنیاد پر نوٹسز جاری کر رہا ہے۔ نیب حکومت وقت کے کہنے پر یہ تمام نوٹس جاری کر رہا ہے، جبکہ یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف نیب نے کیسز ختم ہی کر دیے ہیں، جبکہ نیب نے 2019 میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی انکوائری بند کر دی تھی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف یہ بھی اپنایا گیا کہ دوبارہ انکوائری کو بدنیتی کی بنیاد پر کھول دیا گیا اور نوٹسز جاری رہے، جبکہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد پرائیویٹ فرد کے خلاف نیب انکوائری کر ہی نہیں سکتا۔ نہ کوئی دستاویزات فراہم کی جا رہی ہیں اور نہ ہی نیب کی جانب سے جو ہے وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ موقف یہ بھی اپنایا گیا کہ کاروباری ہاؤسنگ سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔ نیب درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت نیب کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کارروائی روکنے کا حکم دے دی۔ بہت شکریہ نبیل نقوی۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جاری کردہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن یونین کونسلز کی تعداد کے مطابق حلقہ بندی کا پابند ہے۔ بلدیاتی قانون میں پارلیمان نے ترامیم کر کے صدر کو بھجوا دی ہیں۔ ترامیم کے مطابق میئر کا انتخاب براہ راست اور الیکشن کے دن ہی ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات واضح ہیں کہ صورتحال میں انتخابی شیڈیول جاری نہیں ہو سکتا تھا۔
इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के फैसले के बाद से इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक हो गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद की वोटर फहरिस्तों में तब्दीली के मामले पर समाअत हुई। 6 में से सिर्फ एक दरखास्त गुजार अजहर इलेक्शन कमीशन में ताखीर से पेश हुए। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती उम्मीदवार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा बारे इस्तफसार किया। दरखास्त गुजार अजहर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने वोटर लिस्टों को दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल किया गया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने मुतल्लिका फॉरम से रुजू क्यों नहीं किया। वोट सिर्फ मुस्तकिल या आर्जी तौर पर दर्ज हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हम पार्लियामेंट को लिख रहे हैं जिससे बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। दरखास्त गुजार को 5 जनवरी को वोट रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने पेश होने की हिदायत कर दी गई। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजेस में मौसम सरमा की मजीद एक हफ्ते की छुट्टियों में तौसीह का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल छुट्टियों से मुतालिक तौसीह के अहकामात का महकमा एजुकेशन को आगाह करें। एडिशनल एडवोकेट जनरल महकमा एजुकेशन को 1 हफ्ते की छुट्टियों में तौसीह का नोटिफिकेशन जारी करवाए। अदालत का हुक्मनामा तमाम तालीमी इदारों, हायर एजुकेशन समेत मुतल्लिका डिपार्टमेंट पर लागू होगा। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टियों में इजाफे का हुक्म दिया था। पंजाब सर्विस कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब सर्विस कमीशन को बच्चों की दादरसी के हवाले से 30 यौम में मरासला जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसादत से दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब सर्विस कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की तामील नहीं की, बल्कि पंजाब सर्विस कमीशन ने बच्चों की शिकायत सुनी ही नहीं। पंजाब सर्विस कमीशन ने 36 लोगों को तैनात किया, लेकिन दीगर 5 सीटें खाली कर दी हैं। पंजाब सर्विस कमीशन ने अगस्त 2022 में तजम्मुल हुसैन नकवी को तैनात किया। अदालत पंजाब सर्विस कमीशन को हुक्म दे कि वो बच्चों की दादरसी के हवाले से 30 यौम में ऑर्डर पास करे। और लाहौर हाई कोर्ट ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तलबा के इम्तहानात में गलत ग्रेडिंग करने के खिलाफ दरखास्त पर अदालती अहकामात पर अमल न करने पर कंट्रोलर इम्तहानात को 30 दिसंबर को तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने राना सिकंदर एडवोकेट के तवस्सुत से 70 तलबा की दरखास्त पर समाअत की। ग्रेडिंग की कोई वाज़ेह पॉलिसी न होने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। दरखास्त गुजार तलबा के वकील ने बताया कि अदालती अहकामात के बावजूद तलबा की दरखास्त पर कोई फैसला नहीं। वकील राना सिकंदर ने बताया कि अदालत ने कंट्रोलर इम्तहानात को हिदायत की कि तलबा की दरखास्त पर फैसला करके इस रिपोर्ट 3 हफ्तों में पेश की जाए, लेकिन कंट्रोलर इम्तहानात ने नई इम्तहानात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील राना सिकंदर ने निशानदही की कि गलत ग्रेडिंग और अब इम्तहानात की तारीख की वजह से तालिब इल्मों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। बात करें कुछ मौसम की तो पंजाब के मंजरनामे पर धुंध का राज है बरकरार। सूबे भर से धुंध ना छटी, जबकि मैदानी इलाकों में धुंध का राज भी बरकरार है। अहम शाहराहें बंद हैं, ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं, परवाजें भी मुतासिर होकर रह गईं। पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध से सारे मंजर धुआं धुआं। धुंध ने निजाम जिंदगी भी मुअत्तल करके रख दिया। धुंध से जहां निजाम जिंदगी मुअत्तल है, वहीं आम शाहराहें भी बंद हैं, जबकि ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हो गई और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। मोटरवे तर्जुमान के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे, फैजपुर से नानकाना साहब मोटरवे, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दी गई है। GD रोड्स पर भी हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। धुंध ने परवाजों का निजाम भी दरहम बरहम करके रख दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाजों को इस्लामाबाद उतार दिया गया। जाता दिसंबर भीगने को तैयार। बलूचिस्तान में बारिशों के मगरिबी सिस्टम ने दस्तक दे दी है। मुल्क भर में मौसम अबरालूद होने को है। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता बलूचिस्तान में बारिशों के मगरिबी सिस्टम ने दस्तक दे दी।
बारिशों के सिलसिले से बलूचिस्तान भर में कड़ाकेदार सर्दी का भी इम्कान है, जबकि बर्फबारी से मौसम यख बस्ता हो जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, ज़ियारत, सिब्बी, यौब, बारखान, खरनाई और कला अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के है। कला सैफुल्ला, नसीराबाद, कलात, तुरबत, जेवानी, गवादर, पंजगोर में हल्की बारिश हो सकती है। सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, मोहनजोदाड़ो में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पहाड़ों का मौसम भी पलटा खाएगा। नुकंडी, दलबदीन और चागी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ की चांदी उतरेगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ नकराई ताज पहनेंगे। कोयटा में तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी समेत दीगर मुतालबात के लिए मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया है। मजीद जानते हैं, अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ हैं। अब्दुल गनी, बताइएगा। देखिए, बलूचिस्तान में ये जो सरकारी मुलाजमीन है, इनकी जानिब से अब ये जो एहतजाज का सिलसिला है ये दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है, क्योंकि अक्सर जो महकमे हैं उनके मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल रही। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं, इनका ये कहना है कि 3 माह से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही और इस हवाले से उनके साथ जो इससे कबल ये बयानियां उन्हें कराई गई थी तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से, उनको उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने ये एहतजाजी रैली निकाली है और इस वक्त रैली के जो शुरा हैं वो रेड जोन की हदूद में यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि वो आगे जाएं, लेकिन जो पुलिस एहलकार मौजूद है मौके पे उन्होंने इनको रोक दिया है और यहाँ पे इस वक्त ये एहतजाजी धरना चल रहा है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है इन मुजाहिरीन की जानिब से। और ये उनका मुतालबा है कि जो मुलाजमीन हैं उनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं, ताकि इस वक्त शहर में जो सफाई की अबतर सूरत हाल है और दिक्कत जो मामला दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं उनमें बेहतरी लाई जा सके। तो इनकी बात सुनी भी जा रही है अब्दुल गनी? देखें, इनकी जो डिमांड इन्होंने सामने रखी है उनमें तो बुनियादी डिमांड यही है कि उनको तनख्वाह दी जाए और फंड जो है क्योंकि इस वक्त एलोकेट किए गए हैं लेकिन उनकी अदायगी नहीं की जा रही है, जिस वजह से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो इस वक्त गैर फाल है। कोयटा शहर के अंदर तमाम जो मसाइल है उनके बढ़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो शहरी हैं वो ये शिकायत करते हैं कि काम नहीं किया जा रहा, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत तनख्वाहें अदा नहीं कर रही है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। इसीलिए जो सरकारी मुलाजमीन है इस महकमे के वो काम नहीं कर पा रहे हैं और सर्विसेज जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी तफसीलात देने के लिए। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अली अवान ने वकील सरदार तैमूर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम। जी बिल्कुल ऐसे ही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के पंचायती इंतखाबात के ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अली अवान ने वकील सरदार तैमूर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर किए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम देने की इब्तिदा की गई है, जबकि सेक्रेटरी काबीना दाखिला इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में भी फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला चैलेंज किया है। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहरी कायद में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों ने तंग आकर घरों में बिजली के हीटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शाहिद एजाज इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी शाहिद। आज बिल्कुल कराची के अंदर बात करते हैं। कराची में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला तो जारी है। बात की जाती है होटलों की, बात की जाती है घरों के अंदर जो है पहले के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था। अब कराची के अंदर जो है गैस का लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जिस वक्त बात की जाती है सुबह शाम हो या रात हो, गैस ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद शहरियों ने अपने घरों के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो है हीटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे खाना पकाना हो या चाय पकानी हो, दीगर चीज़ें बनानी हो उसको हीटर से जो है बनाया जाता है। क्योंकि सुबह का वक्त हो या दोपहर का वक्त हो, खाने के अंदर या चाय बनाने के अंदर, नाश्ता बनाने के वक्त जो है गैस नहीं होती, जिससे लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी जो है लोग अपने घरों में ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे शहर कराची के लोग जो है मज़ीद अज़ियत का शिकार होते ही जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहल अब तक कोई भी हिकमत अमली सामने ऐसी नहीं आती है। दीगर जगहों पर लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी रहता है, तो एक तरफ गैस की गैरलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस वक्त अभी तक कोई भी ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई गई जिसमें दीगर इलाकों में सबसे ज़्यादा मुतासर जो
गैस के इलाके बताए जाते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।